हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे आपका क्या यूपी ट्रिपल एस सी AGTA का जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है, ये नवा प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट करा लिए हैं और हर प्रैक्टिस सेट में हमने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं। जैसा आपका पेपर आएगा उसी तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आपको यहाँ से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे अगर आप अच्छी तरीके से इन्हीं को तैयारी कर लेते हैं। और अपना अपना सभी कमेंट बताएं, कमेंट में जो है स्कोर बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा और कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं और कितने आपके गलत जा रहे हैं, और कौन सा जो है आपका सब्जेक्ट में जो है कम क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो उनके लिए भी आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो फिर इस वीडियो को जो हम शुरू करते हैं, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देंगे। और क्योंकि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो पूरी वॉच कर लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करने में तो कंजूसी ना करें, लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। तो फिर अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से शुरू। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, यहाँ पर भाग 1 की बात करेंगे पहले में। तो पहला ही क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है आपका, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ था? जो आपका उत्तर प्रदेश में जो कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और एग्ज़ाम में ऐसी क्वेश्चन आपको जो है देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो 1964 में जो है आपका जो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम जो है लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का आंसर। और साथ ही साथ आप आंसर भी देते बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आपका कि संरक्षित खेती में उच्च उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर बताना है जो आपको संरक्षित खेती की जाती है उसके लिए जो उच्च उत्पादन के लिए इनमें से बताना है कौन सा कारक उत्तरदायी रहता है। तो कौन सा रहता है? तो उच्च प्रकाश संश्लेषण जो होती है क्षमता, ये आपके उच्च उत्पादन के लिए जो है संरक्षित खेती में जो उत्तरदायित्व रहता है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे का आंसर सही। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। 3 है आपका, इस सूखे क्षेत्र में कम अवधि के वार्षिक पौधे को क्या कहते हैं? जो आपके सूखे क्षेत्र में जो कम अवधि के वार्षिक पौधे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं? तो तीसरे का आंसर जल्दी बताएंगे कमेंट में, क्या हो जाएगा आंसर? तो इसे बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं? एफेमेरूलस बोलते हैं। क्या? एफेमेरूलस बोलते हैं, जो सूखे क्षेत्र में और कम अवधि के जो है वार्षिक पौधे होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ए आंसर हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर सही। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न आपका कि किसमें जो है मात्रा चीनी परीक्षण का काम करती है? तो किसके अंदर जो है आपकी जो चीनी परीक्षण का जो काम करती है, तो कितनी मात्रा जो है आपकी तो चीनी परीक्षण में काम करती है? जल्दी आंसर बताएंगे। चौथे का क्या हो जाएगा? तो ये आपके मुरब्बे में जो है आपके, तो इसमें जो है जो आपकी चीनी की मात्रा होती है तो उसका परीक्षण का काम करती है, तो मुरब्बे के अंदर करती है ये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर सही। और आगे बात करते हैं पाँचवें प्रश्न। पाँचवा है कि बैंगन में जो लिटिल लीफ होता है वो रोग किसके द्वारा किसके द्वारा लगता है? जो बैंगन में लिटिल लीफ रोग होता है वो किसके द्वारा लगता है? तो मक्खी या पत्ती भेदक के द्वारा या सफ़ेद मक्खी के या बीज के द्वारा? तो पाँचवें का आंसर जल्दी बताएंगे, तो किसके द्वारा लगता है? तो ये लगता है आपका पत्ती भेदक के द्वारा जो है ये आपका जो रोग होता है बैंगन के अंदर जो लिटिल लीफ होता है, ये इसमें जो है लगता है बैंगन की फसल में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर सही। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन आपका कि अरी स्टेट एंटीना पाया जाता है, जो अरी स्टेट एंटीना पाया जाता है वो कौन सी मक्खी में पाया जाता है? तो जहाज मक्खी में, घरेलू मक्खी में, या टिंडा में, या दलहन बीटल में? तो आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो होता है आपका जो स्टेट एंटीना पाया जाता है वो घरेलू जो मक्खी होती हैं उसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ और अन्य कीटों की बात कर लेते हैं, जैसे आपका टिंडा हो जाता है, और टिंडे को दूसरे नाम से आपका टिंडी के नाम से भी जानते हैं इसे, और लाल कपास बग के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें जो है कौन सा एंटीना का प्रकार होता है? तो इसमें जो है तंतु रूप जो होता है, क्या होता है? तंतु रूप। क्या?
तंतु रूप होता है। क्या? तंतु रूप होता है इसका जो एंटीना होता है आपका टिंडा का। और दीमक की बात करें हम, दीमक की क्या हो जाता है? तो कंठहार हो जाता है। और मादा मच्छर की बात करें तो रोमिल हो जाता है आपका मादा मच्छर के अंदर। तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की। 7 आपका खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। तो खुरचनी का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए आपका खुरचनी का प्रयोग करते हैं? तो आप समतल करने के लिए जो है खुरचनी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही 7वें का। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन की फसलों में जो कीट प्रबंधन हेतु जो लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना जो है किस विधि के अंतर्गत आता है? जो हम फसल के कीटों का प्रबंधन करते हैं किसके द्वारा? जो लाइट ट्रैप्स या प्रपंच के द्वारा जो हम आपके कीटों का जो नियंत्रण या प्रबंधन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो जल्दी आंसर बताएंगे। 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 8वां। तो किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका यांत्रिक नियंत्रण के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वें का आंसर सही। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 है आपका कि भारत में छोटे और सीमांत कृषकों द्वारा क्या अपनाया जाना जो है सरल नहीं है? तो यहाँ पर बताना जो भारत में छोटे और सीमांत किसान होते हैं उनके द्वारा जो उगाना या अपनाया जाना जो है सरल नहीं होता है। तो कौन सा सरल नहीं होता है? तो शून्य भूपरिष्करण, जैविक कृषि या परिशुद्धता कृषि या एकीकृत कृषि। तो नमे का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा? तो परिशुद्धता जो कृषि होती है ये अपनाया जो है सरल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा नमे का ऑप्शन। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां की बीज लटकन जिसे सीड टैग का उत्पादन को जो है आवंटित जो है कौन सा रंग करता है? जो आपका बीज लटकन होता है या सीड टैग का जो उत्पादक होता है तो उसका जो आवंटित रंग करता है मतलब कौन सा प्रदर्शित रंग करता है उसके लिए। तो जल्दी आंसर बताएंगे आप। तो नमे का आंसर क्या हो जाएगा? तो हरा कलर जो होता है आपका जो ग्रीन कलर होता है वो आपके बीज लटकन या सीड टैग का उत्पादकों का जो है आवंटित करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही 10वीं का। आगे बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। 11 क्वेश्चन आपका कि प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है प्रजनक बीज। तो प्रजनक बीज जो होता है आपका तो प्रजनक बीज के लिए या हम बोल सकते हैं ब्रीडर बीज का जो रंग होता है वो किस प्रकार का रंग होता है? तो किस प्रकार का होता है जल्दी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो पीला और सुनहरा जो है आपका जो प्रजनक या जो ब्रीडर बीज होता है इसका रंग होता है आपका कैसा? पीला और सुनहरा। तो ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा 11वें का। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपका सफ़ेद रंग होता है। तो सफ़ेद किसका होता है? जो सफ़ेद रंग होता है वो किसका होता है? तो आधारीय बीज या फाउंडेशन बीज का जो है आपका जो फाउंडेशन बीज होता है उसका सफ़ेद रंग होता है। यहाँ पर नीले की बात करें हम तो नीला किसका होता है? जो आपका प्रमाणित बीज जो सर्टिफाइड बीज होता है जो सर्टिफाइड बीज होता है या प्रमाणित बीज बोल सकते हैं तो उसका जो है आपका नीले रंग का टैग होता है। तो यहाँ से हो जाते हैं आपके 3 क्वेश्चन। अगर आपसे जो है कोई सा भी पूछा जाता है प्रजनक हो जाएगा आपका पीला और सुनहरा, फाउंडेशन हो जाएगा आपका सफ़ेद और आपका जो सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज हो जाएगा नीले कलर का। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है 11वें का। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर आपके 12वें क्वेश्चन का। 12वें क्वेश्चन की बीज के विकास पर नई नीति अपनाई व लागू की गई थी। जो बीज के विकास पर जो नई जो अभी जो है लागू की गई थी मतलब नीति जो अपनाई गई थी तो वो कौन सी थी? मतलब कब लागू की गई थी? तो 12वें का आंसर जल्दी बताएंगे तो हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही हो जाएगा 1 अक्टूबर 1988 को जो है ये बीज के विकास पर नई नीति जो आपकी अपनाई गई थी तो ये लागू की गई थी कब? 1 अक्टूबर 1988 को। आगे बात करें 13 प्रश्न की। 13 प्रश्न आपका आधारीय बीज का उत्पादन कौन करता है? जो आधारीय बीज होता है उसका उत्पादन कौन करता है? तो जल्दी बताएंगे 13 का आंसर क्या आंसर हो जाएगा? तो हर वीडियो में ये क्वेश्चन कराया हुआ है आपको और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आपके जो सीड टेक्नोलॉजी से जो है आपके क्वेश्चन 2 या 1 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा ही जाएगा। तो जल्दी बताएंगे 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो किसकी प्रजनक है ये? तो ब्रीडर से जो है आपका उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा? ब्रीडर के द्वारा जो है ये
तैयार किया जाता है, किसके, प्रजनक बीज के द्वारा। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा 13 का। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। तो 14 क्वेश्चन है कि गुणवत्तापूर्ण बीज से संदर्भित है। तो आपको बताना है यहाँ पर जो गुणवत्तापूर्ण जो है बीज से संदर्भित है तो किस प्रकार का जो है आपका संदर्भित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, तो आनुवांशिक शुद्धता भी होती है, बिल्कुल सही है। बीज की जो गुणवत्ता मानक होती है, बिल्कुल सही है। भौतिक शुद्धता होती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, क्योंकि जो आपकी भौतिक शुद्धता होती है वो उचित नमी को बनाए रखती है, और आनुवांशिक शुद्धता होती है वो समरूपता को बनाए रखती है, और जैविकता होती है वो किसको बनाए रखती है, तो बीज की स्वास्थ्यता को बनाए रखती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपको 14 का। 15 की बात करते हैं। 15 की, यदि किसी वार्षिक वर्षा में 750 मिमी से कम, अगर कहीं पर भी 750 मिमी से वार्षिक वर्षा कम होती है तो संपन्न होने वाली जो कृषि पद्धति को अपनाया जाता है तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, जहां 750 से कम वर्षा होती है तो उसे बोलेंगे हम क्या। जल्दी आंसर बताएंगे कमेंट में, क्या हो जाएगा 15 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुष्क खेती। हम उसे बोलते हैं शुष्क खेती, जहाँ 750 mm से जो है मिमी से जो कम वर्षा होती है तो उसे बोलते हैं शुष्क खेती। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 है कि मक्का, आलू, प्याज के एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता क्या होगी। तो यहाँ पर बतानी है आपको क्या, मक्का की और आलू की और गेहूँ की। तो इनकी एक वर्षीय फसल चक्र सघनता बतानी है एक साल के अंदर। तो क्या हो जाएगी, जल्दी आप आंसर बताएंगे। और ये क्वेश्चन हमने हर वीडियो में एक फसल चक्र सघनता का कराया है, तो यहाँ पर हम मोटा मोटा कराएंगे आपको। तो यहाँ पर क्रॉप कितनी हो जाती है, 3, और ये इन्हें कितने वर्ष में, तो एक वर्ष में पूछा गया है। यहीं पे देख लेंगे तो 1 गुणा यहाँ पर आप कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से, तो 300% यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी आंसर सही हो जाएगा 16 का। बात करते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर बतानी है, क्या बतानी है यहाँ पर, तो धान, गेहूँ, पेड़ी, मूंग फसल चक्र की सघनता बतानी है, कितनी इनकी सघनता हो जाएगी। तो यहाँ पर सूत्र वही लगाना है आपको, क्या, फसल चक्रों में फसलों की संख्या बटा फसल चक्र की अवधि, मतलब कितने साल में उसकी अवधि ली जाती है, और मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपकी कितनी फसल हो जाती है, एक आपकी धान की हो जाती है, और एक गन्ना और एक पेड़ी, ये आपकी एक ही क्रॉप हो जाएगी, और एक मूंग की हो जाती है। तो कितनी क्रॉप हो जाती है, 3 क्रॉप हो जाती हैं आपकी यहाँ पर। और कितने वर्ष में हो जाएंगी, तो 1 साल का आपका ये हो जाएगा धान, और ये 2 साल की ये हो जाएगी धान और मूंग 1 साल का, और 2 साल का ये, तो 3 साल का आपका, सॉरी आपकी क्रॉप जो है यहाँ पर 4 काउंट होंगी, क्योंकि जो आपकी मूंग और पेड़ी और गन्ना ये अलग अलग वर्ष में जो उगाई जाएंगी। तो 4 क्रॉप यहाँ हो जाएंगी, 3 नीचे आ जाएगा आपका, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी आ जाएगी कितनी निकल कर, 133.33 निकल कर आ जाएगी। तो कितनी, 133.33% फसल चक्र सघनता आ जाएगी। तो 17 का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम 18 क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन आपका, फल व सब्जियों के पॉलीथीन की थैली भंडारण से फल व सब्जियों की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। जो आपकी फल और सब्जी की जो पॉलीथीन की थैली होती है, अगर उसमें भंडारण से जो फल और सब्जियों का भंडारण क्षमता जो है उसमें बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो जल्दी बताना है। तो 18 का आंसर क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो इसमें जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण बिल्कुल भंडारण क्षमता बढ़ जाएगी। श्वसन दर जो है आपकी घटोत्तरी के कारण हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाते हैं दोनों ऑप्शन। आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 18 का। आगे बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन आपका कि फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है। जो आपके फल और सब्जियों का संरक्षण किया जाता है तो उसके लिए जो स्थायी संरक्षण जो कौन सा मिलाया जाता है, तो कौन से को मिलाएंगे, जल्दी आंसर बताएंगे। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट को मिलाया जाता है आपका ये इसे स्थायी संरक्षण करने के लिए फल और सब्जी के अंदर। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा 19 का। 20 की बात करते हैं कि रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग खालिस्तान के निर्धारण पे जो है करते हैं। तो जो आपका रिफ्रैक्टोमीटर होता है इसका प्रयोग हम किसके लिए मापने के लिए करते हैं, तो जल्दी आंसर बताएंगे। इजी क्वेश्चन हो जाता है 20 में आपका। क्या आंसर हो जाएगा, तो TSS जो कि कुल्ल घुलनशील
ठोस पदार्थ होता है उसे जो है हम नापने के लिए जो रेफ्रेक्टरोमीटर होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 20 का सही। आगे बात करते हैं 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है कि हल्दी की प्रकंद की प्रोसेसिंग के अंतर्गत कितने दिन में दिन तक धूप में सुखाना चाहिए। जब हम हल्दी की जो प्रकंद की प्रोसेसिंग करते हैं उसके अंतर्गत हमें कितने दिन धूप में उसे सुखाना चाहिए। तो उसे प्रोसेसिंग जो की जाती है प्रकंद की तो कितने दिन सुखानी चाहिए, तो जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। तो 10 से 15 दिन। कितने? 10 से 15 दिन उसे धूप में सुखाना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का आंसर सही। आगे बात करते हैं हम 22 क्वेश्चन की। 22 क्वेश्चन है आपका कि गेहूँ सहफ खेती में गन्ना बोया जाता है। तो कब गन्ना बोया जाता है? आपके गन्ना और गेहूं की अगर सह खेती करनी है हमें तो गन्ना कब बोया जाएगा? तो कब बोया जाएगा? अक्टूबर माह में। कब? अक्टूबर माह में बोया जाता है। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन आपका कि गेहूं का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होनी चाहिए। तो कितनी नमी होनी चाहिए? तो 10% से कम नमी होनी चाहिए अगर गेहूं का अच्छी तरीके से भंडारण करना है तो 23 का आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। 24 क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में फसल सघनता है। तो वर्तमान में बतानी है आपको कि भारत में कितनी फसल चक्र सघनता है। तो कितनी हो जाती है आपकी? तो 140% हो जाती है वर्तमान में भारत की जो आपकी फसल सघनता हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 24 का। बात करें 25 क्वेश्चन की। सस्य विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इजी क्वेश्चन हो जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो यहाँ पर बताना है कि सस्य विज्ञान के जो जनक हैं उन्हें कौन हैं आपके? तो पीटरे डे कैल्सेंजी जो हैं आपके सस्य विज्ञान के जनक हो जाते हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं जैत्रो टूल की। तो जैत्रो टूल किसके हैं? तो खरपतवार विज्ञान के जनक हो जाते हैं जैत्रो टूल। और आगे बात करते हैं हम किसकी? आपकी बात करें यहाँ पर जैसे और अन्य जैसे मृदा विज्ञान के जनक कौन हो जाते हैं? तो बीबी डोकेविच हो जाते हैं। कौन? डोकू जो चेब हो जाते हैं, डोकू चेब। तो ये हो जाते हैं मृदा विज्ञान के जनक। कीट विज्ञान कौन हो जाते हैं? तो विलियम कर्बी जो हो जाते हैं। कौन? विलियम कर्बी, ये आपके कीट विज्ञान के जनक हो जाते हैं। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हो जाते हैं? तो एंटोन डी वेरी जो हो जाते हैं आपके ये हो जाते हैं पादप रोग विज्ञान के जनक। यहाँ से जनक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 26 की। 26 क्वेश्चन आपका कि पौधे हरे दिखाई देते हैं। पौधे क्यों हरे दिखाई देते हैं? तो जल्दी आंसर बताएंगे 26 का क्या हो जाएगा। तो हरे विकिरण को जो है परिवर्तित करते हैं इसलिए पौधे हरे दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का आंसर सही। 27 की बात करते हैं। तो पौधे में स्टोमेटा बाष्प उत्सर्जन जो संध्या समय होती है तो वो बंद होती है चालू होती है। तो पौधे में जो स्टोमेटा बाष्प उत्सर्जन करते हैं शाम के समय तो वो बंद होती है चालू होती है। तो जल्दी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो पूर्णतः बंद जो है रहती है आपकी जो स्टोमेटा बाष्पोत्सर्जन कम कर पाते हैं, मतलब वो रात में नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 27 का। बात करते हैं 28 क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन के बाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? तो बाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा नापा जाता है? जल्दी आंसर बताएंगे। इजी क्वेश्चन है तो इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर देखने को मिले हैं कि इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन यहाँ पर आपको सब याद ही होंगे, इस तरह के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो 28 का जल्दी बताएंगे। बाष्प उत्सर्जन को जो है किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपका पोटोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो ये जो है फार्म का पोटोमीटर और गेनान का पोटोमीटर और डार्विन का साधारण पोटोमीटर ये इनके नाम हो जाते हैं कुछ अन्य। 29 की बात करें तो अंधकार अभिक्रिया में होती है। जो अंधकार जो अभिक्रिया होती है वो किस में होती है? ग्रेना, स्टोमेटा, कोशिका द्रव्य ये जो रिक्तिका के अंदर होती है। तो अंधकार अभिक्रिया किसके अंदर होती है? जल्दी बताएंगे। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टोमेटा में होती है। किसमें? स्टोमेटा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का आंसर सही। बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। 30 क्वेश्चन आपका कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किस दिशा में होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किस दिशा में होता है? 30 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 5 मिनट 3 मिनट दिशा में जो हो आपका होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 30 का आंसर।
31 की बात करें, क्रोमोसोम शब्द जो है प्रतिपादित किया था। तो क्रोमोसोम जो शब्द है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? जल्दी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 31 का आंसर। तो मेंडल ने जो है 1884 में जो है क्रोमोसोम्स का शब्द का जो है प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन ए हो जाता है 31 का आंसर सही। और यहाँ पर बात करें हम, जैसे प्रोटोप्लाज्मा हो जाता है, तो प्रोटोप्लाज्मा किसके द्वारा हो जाता है? तो पुरकीजेन के द्वारा कब? 1837 के अंदर किया गया था। इस मतलब तो इसका प्रतिपादित किया गया था। माइक्रोकाइंड्रिया की बात करें तो सी बेंडा के द्वारा 1893 में, कब? सॉरी 1898 में माइक्रोकाइंड्रिया का सी वेंड्रा के द्वारा। और सेंटो जो सोम्स है इसका जो थियोडोर जो बोरे भी हैं उनके द्वारा 1895 में जो है इसका प्रतिपादित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ। यहाँ से बात करते हैं 32 क्वेश्चन। 32 है कि हार्डी बेनबर्ग नियम किस वर्ष जो है स्थापित हुआ था? जो हार्डीन जो बेनबर्ग है वो जो नियम है वो किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1908 में ये पारित किया गया था। ऑप्शन ए आंसर हो जाता है 32 का ऑप्शन सही। बात करते हैं 33 क्वेश्चन। 33 है कि जीनोटाइप का पर्यावरण के अंतःक्रियाएं तभी संपन्न होती हैं जब, मतलब यहाँ पर बताना आपको क्या हो जाएगा 33 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो यहाँ पर एक जीनोटाइप जो है दो पर्यावरण हो, या दो जीनोटाइप एक पर्यावरण हो, या तीनों जीनोटाइप एक पर्यावरण हो, या दो या अधिक जीनोटाइप हो, या दो या अधिक पर्यावरण हो। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। उसमें दो आपके जीनोटाइप हो और दो से अधिक जो आपके पर्यावरण हो, जब जीनोटाइप और पर्यावरण का अंतःक्रिया क्या मतलब संपन्न किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर 33 का। बात करते हैं 34 क्वेश्चन की। 34 क्वेश्चन आपका कि ट्रिपल मोनोसोमिक इनमें से किसका प्रतिनिधित्व कर सकता है? जो आपका ट्रिपल मोनोसोमिक होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। तो किसका करता है प्रतिनिधित्व, जल्दी बताएंगे आप। तो ये हो जाएगा 2n111, तो 3 बार 11। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है आपका 34 का आंसर। क्या हो जाएगा 34 का आंसर। अब जिसमें बात करते हैं हम, जो 2n-1 होता है, कौन सा? 2n-1 होता है, तो ये किसका करता है? तो मोनोसेमेटिक का जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। किसका? मोनोसोमेटिक का। और हम बात करें यहाँ पर, और 2n और 2 जो होता है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है आपका किसका? न्यूली सोमिक का। किसका? न्यूमिक सोमिक का करता है। और ट्राइसोमिक की बात करें तो 2n+ जो होता है आपका ये किसका करता है? ट्राइसोमिक का करता है। किसका? ट्राइसोमिक का करता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। 35 क्वेश्चन है आपका कि पीढ़ी में उपज के गुण के लिए वर्ण के प्रभावी न होने का कारण क्या होता है? जो पीढ़ी में उपज के गुण के लिए जो वर्ण होता है उसको प्रभावी न होने का कारण क्या हो जाता है? तो क्या होता है जल्दी बताएंगे। तो अम्ल जो वंशागतित्व हो जाता है, वातावरण का अधिक प्रभाव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है 35 का। 36 की बात करें, निम्नलिखित में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है? तो किस अवार्ड को जो है ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है? तो 36 का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या आंसर हो जाएगा। तो 36 का आंसर जो है जल्दी बताएं क्या हो जाएगा 36 का। तो व्हीटली अवार्ड के रूप में जाना जाता है आपका ग्रीन ऑस्कर अवार्ड को। तो ऑप्शन ए हो जाता है 36 का आंसर सही। बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। 37 क्वेश्चन है कि अवस्था के आधार पर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो अवस्था के आधार पर बताना है कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जल्दी बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा आपका। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो आपके 3 प्रकार के होते हैं अवस्था के आधार पर। तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाता है 37 का। 38 की बात करते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट से निम्न में से कौन सा जुड़ा हुआ है? यहाँ पर जो आपका वाटरशेड मैनेजमेंट है इससे कौन जुड़ा हुआ है? जल्दी आंसर बताएंगे आप। 38 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राजेंद्र सिंह जो हैं ये आपके वाटरशेड मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाता है आंसर सही 38 का। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। 39 क्वेश्चन है कि जल निकास गुणांक
किसे कहते हैं? जो आपका जल निकास गुणांक होता है उसे किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं जल्दी बताएंगे? जो 24 घंटे से निकाले गए जल की मात्रा को जो है आपका जल निकास गुणांक कहते हैं। किसको? 24 घंटे में निकाले गए जल की मात्रा को जल निकास गुणांक कहते हैं। तो 39 का ए ऑप्शन सही हो जाता है। 40 की बात करें, वह जल जो आवश्यकता से अधिक हो और वह बहकर चला जाए उसे क्या कहते हैं हम? जो कि जल है किसी स्थान पर और वो आवश्यकता से अधिक है और अगर वो बहकर चला जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? जल्दी आंसर बताएंगे आप। तो उसे अपवाह कहते हैं। क्या? अपवाह कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही 40 का। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। 41 है कि ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणी प्रदेश कौन सा हो जाता है? तो ड्रिप सिंचाई में बताना है आपको। किसमें? ड्रिप सिंचाई में बताना है अग्रणी राज्य कौन सा हो जाता है आपका। तो आप 41 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा? तो ड्रिप सिंचाई के अंदर कौन हो जाएगा सबसे पहले पे? तो महाराष्ट्र हो जाता है अग्रणी राज्य। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा आपका 41 का आंसर। और आगे बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। 42 है कि मृदा संरक्षण का जनक किसको माना जाता है? तो मृदा संरक्षण का जनक किसे माना जाता है? जल्दी आंसर बताएंगे कमेंट में क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो मृदा संरक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो ह्यूम जो हेमंड बोनेरन है इनको जो है माना जाता है। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा 42 का। 43 की बात करें, तराई की मृदाओं में कमी होती है। जो तराई की मृदाएं होती हैं उनमें किसकी कमी पाई जाती है? तो 43 का आंसर जल्दी कमेंट में बताएंगे क्या हो जाएगा? तो उनमें जो है आपकी जिंक की कमी पाई जाती है। जो तराई क्षेत्र की मृदाएं होती हैं उनमें जो है जिंक की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 43 का आंसर सही। 44 की बात करें, 44 है कि कौन सा कारक नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता? तो यहाँ पर बताना है कौन सा कारक है जो नाइट्रिफिकेशन को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? जल्दी आंसर बताएंगे। तो आपको जो प्रभावित करता है, वायुमंडल प्रभावित करता है बिल्कुल, और तापमान प्रभावित करता है बिल्कुल, नमी भी प्रभावित करती है, लेकिन बीज प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 44 का आंसर सही। 45 की बात करें, उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद्य फसल है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है। कमेंट में आंसर बताएंगे जल्दी, और इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख हरी खाद्य फसल है वो कौन सी हो जाती है? जल्दी आंसर बताएं क्या हो जाएगा? तो ढैंचा हो जाती है इनमें से हरी खाद की फसल आपकी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 45 का। 46 की बात करें तो राइबोजियम के लिए आवश्यक कोबाल्ट है संश्लेषित करने हेतु तो किस विटामिन का हम प्रयोग करेंगे? अगर राइबोजियम के लिए आवश्यक कोबाल्ट है हमारे पास तो उसे संश्लेषित करने के लिए कौन सी विटामिन जो है दी जाएगी? तो कौन सी दी जाएगी? तो विटामिन B12 दी जाती है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाता है 46 का आंसर सही। 47 की बात करें, यूरिया में वायु रेट का मानक स्तर क्या होता है? तो यूरिया के अंदर बताना है आपको, जो वायु रेट होता है उसका मानक स्तर कितना होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? 47 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो इसका कितना होता है? तो 47 जल्दी बताएं आंसर। तो 1.5% होता है यूरिया के अंदर वायु रेट का मानक। तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश के द्वारा जो 1957 के अनुसार कितना हो जाता है? 1.5। लेकिन व्यापारिक जो यूरिया होता है उसके अंदर कितना होता है? तो 1 होता है 2% होता है व्यापारिक यूरिया के अंदर। अगर पूछ लिया जाए आपसे जो 1957 के अनुसार जो अध्यादेश है उर्वरक नियंत्रण के द्वारा पूछ ले जाए तो 1.5 बताना है। अगर पूछ ले जाए व्यापारिक के रूप से तो आपको 1.2% बताना है। तो 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। बात करें 48 क्वेश्चन। 48 की लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर किसकी कमी पाई जाती है? जो आपकी लवणीय और क्षारीय मृदाएं होती हैं इनमें किसकी कमी पाई जाती है? तो जल्दी आंसर बताएंगे आप। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी आंसर बताएंगे। तो इसमें जो है आपकी नाइट्रोजन और आपकी जिंक की कमी पाई जाती है। किसकी? नाइट्रोजन और जिंक की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाता है आपका, 48 का आंसर आपका ए ही है सही। ए सही हो जाता है क्योंकि इसमें आपकी नाइट्रोजन और जिंक की दोनों की कमी पाई जाती है लवणीय और क्षारीय मृदाओं के अंदर। आगे बात करें 49 क्वेश्चन।
जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है। जो जैविक मृदा होती है उसमें जैविक पदार्थों की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 49 का आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा जल्दी? तो 25% से अधिक जो होती है आपकी किसमें? जैविक मृदाओं में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है। और यहाँ पर हम कुछ बात कर लें, जैसे आपकी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो मृदा के अंदर कितने होते हैं? 5%, 5 से 10%। खनिज पदार्थों की बात करें 40 से 45% होते हैं। जल की बात करें 25%। वायु की बात करें तो 25% हो जाता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। 51 क्वेश्चन आपका, मृदा पर पपड़ी जमना जो है एक सस्य है, तो किसकी सस्य हो जाती है ये? तो मृदा पर जो पपड़ी जमती है उसे तोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या बोला जाता? तो अल्टी जो अल्फी सोल्ट जो है उसे कहते हैं, वो समस्या हो जाती है क्या? तो अल्टी जो अल्फी जो सोल्ट हो जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 50 का आंसर सही। आगे बात करते हैं 51 क्वेश्चन। ये आपका एक्सटेंशन से हो जाते हैं क्वेश्चन, कुछ 5 क्वेश्चन एक्सटेंशन हो जाते हैं और फिर आपके हो जाएंगे कहाँ से? फिर पशुपालन से शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। जो प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या हो जाता है? प्रसार शिक्षा का उद्देश्य, तो इसमें हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो है वृद्धि करना, आपका प्रसार का जो है उद्देश्य हो जाता है। तो ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। और इसमें कुछ अलग से हम बात कर लेते हैं, जैसे आपका एक तो हो जाता है जो आपकी कृषकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वृद्धि करना हो जाता है। दूसरा उद्देश्य क्या है? उपयोगी एवं व्यावहारिक ज्ञान का प्रसार व विस्तार करना हो जाता है। दूसरा हो जाता है लोगों का सर्वांगीण विकास करना हो जाता है। ये प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हो जाते हैं। और उपयोगी ज्ञान का प्रयोग भी करना हो जाता है। तो ये सब आपके प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हो जाते हैं। आगे बात करते हैं हम 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन की कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है? यहाँ पर बतानी है कि प्रसार प्रशिक्षण की विधि कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है आपकी? तो जल्दी आंसर बताएं। 52 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर? तो व्याख्यान जो है ये आपकी प्रसार की एक प्रशिक्षण विधि नहीं होती है, लेकिन इसमें समूह चर्चा, कार्यशाला और प्रदर्शन ये जो हैं आपकी जो ये प्रसार की जो विधियाँ हो जाती हैं आपकी, लेकिन यहाँ पर व्याख्यान नहीं होती है। आगे बात करते हैं 53 क्वेश्चन। तो कृषि विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका मुख्यतः जो है निभाई जाती है। जो आपकी कृषि विकास के जो प्रसार शिक्षा है, जो एक्सटेंशन है आपकी, जो भूमिका में मुख्यतः जो है प्रशासनिक है या पर्यवेक्षकारी है या प्रावधानिककारी है या उत्प्रेरक है। तो किस प्रकार की है? जल्दी बताएंगे आंसर। तो उत्प्रेरक हो जाती है, तो अपनी तरफ उत्सर्जित मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने वाली हो जाती है ये। तो 53 का आंसर डी हो जाता है। 54 की बात करें, 54 है कि इटावा पायलट परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? जो आपका इटावा पायलट परियोजना है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो एल्बर्ट मेयर के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाता है। और यहाँ पर बात करें तो कब शुरू की गई थी? जो इटावा पायलट योजना है 1948 में जो शुरू की गई थी। तो ये इटावा ज़िले में जो है महोबा गांव में जो है अल्बर्ट मेयर द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसमें जो है योजना में 64 गाँवों प्रारंभ की थी। कितने गांवों ने? तो 64 गांवों में। और ये जो है योजना जो है यूएसए के 4 सूत्रीय कार्यक्रमों की सहायता से जो है चालू की गई थी। किसके? 4 सूत्रीय, यूएसए के द्वारा जो 4 सूत्रीय हैं उनके कार्यक्रमों की सहायता से इसे शुरू किया गया था। 55 क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर बताना है जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है जल्दी बताएंगे। तो बेसिक शिक्षा आपका शामिल हो जाता है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो जाती है। पोषण आहार, पेयजल और स्वास्थ्य ये भी हो जाते हैं। ग्रामीण सड़कें व आवास ये भी आपके प्रधानमंत्री ग्रामोदय के योजना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन लघु उद्योग आपके इसके अंदर नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है आपका 55 का सही। बात करते हैं 56 क्वेश्चन। 56 क्वेश्चन आपका कि ऑपरेशन होल्डिंग से क्या अभिप्राय है? जो ऑपरेशन होल्डिंग है इससे क्या अभिप्राय है? तो इससे क्या हो जाता है? तो किसानों द्वारा कृषक शुद्ध भूमि क्षेत्र हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से आपके जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू हैं ये। अब बात करते हैं 57 का। निम्न में से कौन सा बिंदु निगर्त के आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करता है? किसको? जो आपका
निर्गत के आर्थिक स्तर को प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है, जल्दी बताएंगे 57 का आंसर। तो किसे करता है ये, MR और MC दोनों को बराबर में ये जो है जो प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन डी आंसर सही हो जाता है 57 का। 58 की बात करते हैं। 58 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का पोषण अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था द्वारा होता है। जो आपकी राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना है, इसका जो पोषण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो है किसके द्वारा जो है इसे शुरू किया जाता है। तो 58 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये शुरू किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाता है आपका 58 का आंसर। बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। 59 क्वेश्चन है कि सघन कृषि जिला कार्यक्रम को वर्ष 1960 से 61 के दशक में कितने जिलों में जो है इसे शुरू किया गया था। जो आपकी संघ कृषि जिला कार्यक्रम है जो 1960 से लेकर 61 में जो है देश के कितने जिलों में जो है इसे शुरू किया गया है। तो कितने जिलों में, तो 7 जिलों में इसे शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है 59 का आपका। बात करते हैं 60 क्वेश्चन की। 60 है कि भारत में कृषि सांख्यिकी प्रणाली निम्नलिखित में से किस रूप में विकेंद्रीय है। जो आपकी कृषि सांख्यिकी प्रणाली है वो जो है आपके किस रूप से विकेंद्रीय है। तो किस रूप से है आपकी, तो ये हो जाती है आपकी क्षैतिज और लंबवत दोनों के विकेंद्र पर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 60 का ऑप्शन। बात करते हैं यहाँ से आपके पशुपालन के शुरू होते हैं। तो पशुपालन के 5 क्वेश्चन देख लेंगे। तो निम्नलिखित में से चारों में से कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना जो अधिक पाचक प्रोटीन है वो कौन सी हो जाती है आपकी। तो 61 का आंसर जल्दी कमेंट में बताएं क्या हो जाता है। तो सबसे पाचक जिसे पचाने वाले पशु सबसे पहले पचा लेते हैं कौन है, तो वो बरसीम हो जाती है आपकी। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा सही 61 का। 62 की बात करें, निम्नलिखित में से बताना है कि क्रॉस ब्रीडर जो गाय है वो कौन सी हो जाती है। तो क्रॉस ब्रीडर जो गाय हो जाती है वो कौन सी हो जाती है। तो 62 का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाती है। तो आपकी हो जाती है करण स्वीज जो हो जाती है ये आपकी क्रॉसिंग ब्रीड हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर लें तो जो आपकी करण स्वीज है ये नस्ल जो है भारतीय साहिवाल और अमेरिकन ब्राउन स्वीज नस्ल के सांडों से हिमलिखित वीर्य से जो है जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल से जो है इसे विकसित किया गया है। और जैसे बताएं हम आपको तो यहाँ पर जो है साहिवाल की गाय ली है, किसकी, साहिवाल की गाय, और उसका ब्राउन स्वीज किसके, ब्राउन स्वीज के साथ क्रॉस कराया है, उससे जब आपकी कौन सी बनी है तो करण स्वीज जो है आपकी ये नस्ल प्राप्त हुई है। तो अब बात करते हैं हम 63 क्वेश्चन की। 63 क्वेश्चन है कि 63 की बात करते हैं। 63 क्वेश्चन हो जाता है आपका कि विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। तो किस नस्ल को कहा जाता है, तो सानेन को जो है विश्व की रानी कहा जाता है, जो बकरी की जो बकरी जो है दूध देती है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 की बात करें, एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो एपी कल्चर किससे संबंधित हो जाता है, जल्दी आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो मधुमक्खी से आपका हो जाता है एपी कल्चर। आगे बात करते हैं 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन है आपका मेस्टाइस्टिक दुधारू पशुओं का एक संक्रमित रोग है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो किसके द्वारा होता है, 65 का आंसर जल्दी बताएं। तो वो थन के द्वारा, क्या, थनैला रोग जो होता है। तो ये भैंस में और गाय में और दुधारू बकरियों में जो है कभी कभी भेड़ और सूअरों के थनों में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके 65 क्वेश्चन होते हैं एग्रीकल्चर के। तो आपके कितने क्वेश्चन 65 में से सही गए एग्रीकल्चर के और कितने गलत गए ये भी आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 15 क्वेश्चनों की, जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे UPAGTA के अंदर। तो अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 66 से। तो 66 क्वेश्चन आपका कि ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, तो जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। तो उसे जाना जाता है प्रोसेसर के रूप में। तो ALU और कंट्रोल यूनिट को जो है आपको प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर सही 66 क्वेश्चन का। 67 की बात करें, वैश्विक
जो वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। हमें जो है अगर मौसम की जानकारी लेनी है तो हम किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, तो किस प्रकार करेंगे, तो हम सुपर कंप्यूटरों का प्रयोग करते हैं, बड़े बड़े जो अनुसंधान केंद्रों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाता है 67 का ऑप्शन सही। बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। 68 क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर में जनरल्स में आईसी जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट और BLSI जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में बदला जाता है, तो किसको बदला जाता है, तो किस जनरेशन में जो है उसे बदला जाता है। तो 68 का ऑप्शन जल्दी बताएंगे, तो 4 जनरेशन में उसे बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 68 का सही। बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। 69 है कि एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कि कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं। मतलब एक परिमित स्टेट मशीन है, उसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं है, तो उसे जो है हम उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, तो जल्दी आंसर बताएंगे। तो उसे सेमी ऑटोमेशन बोला जाता है। क्या, सेमी ऑटो जो मेंशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका सही 69 क्वेश्चन का। 70 की बात करते हैं हम। 70 क्वेश्चन है कि फिलन ने कंप्यूटर की कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है। जो आपका फिलन है उसने जो कंप्यूटर की कितनी श्रेणियों का जो है वर्णन किया है, तो कितनी का क्या है जल्दी ऑप्शन बताएंगे। तो ये क्या है आपका 4 जो आपकी श्रेणियाँ हैं उनका वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है। और इन चारों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से हो जाते हैं। एक आ जाता है सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम हो जाता है। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम मल्टीपल डेटा स्ट्रीम हो जाता है। दूसरा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम सिंगल डेटा स्ट्रीम हो जाता है। मल्टीपल स्ट्रिंग और स्ट्रीम मल्टीपल स्टैंड स्ट्रीम हो जाता है। तो ये 4 हो जाती हैं आपकी। बात करते हैं 71 क्वेश्चन की। 71 है आपका कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है। जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो उभरने वाली नवीन प्रौद्योगिकी है वो कौन सी हो जाती है, तो कौन सी हो जाती है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम हो जाती है। कौन सी, पैरेलल जो प्रोसेसिंग सिस्टम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन सही। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। 72 क्वेश्चन आपका कि JS में जो मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रण के साथ जो एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। जो आपका JS में होता है तो उसमें जो है आपका मॉडल का जो नियंत्रण करते हैं उसमें जो एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल या एक्सप्रेशन का, फिल्टर का या एप्लीकेशन का। तो 72 का आंसर जल्दी बताएंगे, तो उसमें हम एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाता है 72 का सही। 73 की बात करें, FTTT का जो FTP का फुल फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा। तो 73 का आंसर जल्दी बताएंगे कमेंट में क्या हो जाएगा। तो इसका होता है फाइबर टू द, क्या होता है, प्रेमाइसिस। क्या होता है, फाइबर टू द प्रेमाइसिस। इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी, FTTP की। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 73 का सही। बात करते हैं 74 क्वेश्चन की। 74 क्वेश्चन आपका, 74 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे थोड़ा जूम आउट कर लेंगे। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं MS वर्ड में हैकिंग इंडेक्शन क्या है। जो आपका हैकिंग इंडेक्शन है वो क्या हो जाता है। तो 74 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो पैराग्राफ की दूसरी ओर उसके बाद की सभी पंक्तियों को जो इंडेक्शन वैल्यू पहली पंक्ति से जो है अधिक होती है तो उसे बोला जाता है हैकिंग इंडेक्शनल। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा आपका 74 का। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 75 क्वेश्चन की। 75 क्वेश्चन है आपका कि जब आप कोई टेक्स्ट एडिटिंग खोलते हैं तो कंप्यूटर में जो स्क्रीन पर जो टिमटिमाता हुआ चिन्ह होता है, जो ब्लैक सिंबल होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो माउस बोलते हैं, लोगो बोलते हैं, पाम बोलते हैं या कर्सर बोलते हैं। तो 75 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्सर बोला जाता है उसे, जो टिमटिमाता है, ब्लैक कलर का जो होता है आपका। और आगे बात करते हैं 76 क्वेश्चन। 76 है आपका MS वर्ड में जो क्लिप ऑटो जो सम्मिलित करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, जो क्लिप
जो किल्प आर्ट होती है उसकी जो सम्मिलित करने के लिए जो है किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो किस विधि का करते हैं जल्दी बताएंगे। तो इसमें करते हैं हम चित्र कमांड सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी आता है सही 76 का। 77 की बात करें, 77 क्वेश्चन है MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको जो है कहाँ ले जाएगा। जो अगर हम MS वर्ड को खोलते हैं उसमें अगर एक टैब में हम टेबल को प्रेस करते हैं उसमें अगर कर्सर जो है आपको फिर वो वहाँ से जो है कहाँ पर ले जाएगा। तो 77 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो कॉलम है वहाँ पर वो आपको ले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाता है 77 का। 78 की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी कहा जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है उसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है या हम उसे क्या कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं हम उसे स्पीड शीट बोल सकते हैं। क्या, स्पीड शीट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 का आंसर सही। बात करें 79 क्वेश्चन, 79 है कि सॉफ्टवेयर जो अपनी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट साफ करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है वो वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट साफ करने की अनुमति देता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे हम उसे, तो उसे बोलेंगे हम वेब ब्राउज बोलेंगे। क्या, वेब ब्राउज। तो ऑप्शन डी हो जाता है आपका 79 क्वेश्चन का सही। बात करते हैं 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो किस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो 80 का आंसर जल्दी बताएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है एक सिस्टम हो जाता है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है की तरह जो एक सॉफ्टवेयर है वो किस प्रकार का, तो सिस्टम हो जाता है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा 80 का। अब यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन ये कंप्यूटर के हो गए और कितने आपके 15 में से सही गए वो भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बात करते हैं अब हम आपकी उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी, जो कि 20 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश से पूछे जाएंगे और यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो आपको कंप्यूटर और आपका जो UP GK है यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो अब बात करते हैं हम 81 क्वेश्चन की। 81 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल की कोच फैक्ट्री जिसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। तो कहाँ पर ये स्थित की गई है, अभी जल्दी में ही, तो इसे रायबरेली में जो है स्थित किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 81 क्वेश्चन का आंसर सही। बात करते हैं अब हम 82 क्वेश्चन की। 82 क्वेश्चन है, 82 की बात करते हैं तो 82 क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो साक्षरता जो दर वाला जनपद है वो कौन सा हो जाता है। तो साक्षरता जो सर्वाधिक है वो कौन सा जनपद हो जाएगा, तो 82 का आंसर जल्दी बताएंगे, तो वो कानपुर नगर हो जाता है जिसमें आपकी जो सर्वाधिक साक्षरता दर हो जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है मतलब इसमें जो है जो सर्वाधिक साक्षर दर वाले हो जाते हैं 5 जिले आते हैं जिनमें गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर आता है। कौन, गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर आता है। उसके बाद आपका लास्ट में जो आता है कौन आता है, तो गाज़ियाबाद जो आता है लास्ट पे आता है। तो गाज़ियाबाद लास्ट सबसे और कानपुर देहात पहले पर हो जाता है। तो 82 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं और 83 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। तो कौन सा जनपद है वो जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो कौन सा हो जाएगा। 83 का आंसर जल्दी बताएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है रामपुर में जो आपका अल्पसंख्यक जो सामुदायिक जो सर्वाधिक हो जाते हैं केंद्रीकरण। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 83 का। बात करते हैं 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया है। किसके लिए, हस्त निर्माण कागज के लिए कौन सा जिला चुना गया है, जल्दी बताएंगे। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जालौन। कौन सा, जालौन। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आंसर सही। 85 की बात करें, किस जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभावी मुख्य अधिकारी होता है।
जो किस जिले के लिए जो है भू राजस्व प्रशासन का एक प्रभावी मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है, जल्दी आंसर बताएंगे। तो ये होता है आपका जिला कलेक्टर होता है। कौन? जिला कलेक्टर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 85 का। 86 की बात करें, 86 क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कौन सा? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताएंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये, आपसे ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाता है। तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो वाराणसी में आपका स्थित है। आगे बात करें 87 क्वेश्चन। 87 है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कब किया है? तो जल्दी बताएंगे। ऑप्शन 87 का क्या हो जाएगा? जो अभी अभी उत्तर प्रदेश ने जो 10 अनुसूचित जो आदिवासी जातियां हैं उन्हें अनुसूचित जो जनजाति है उसमें एकत्रित किया है। तो कौन है वो? 2003 में उन्हें एकत्रित किया गया है। कब? 2003 के अंदर। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाता है 87 का। 88 की बात करें, बधाई की कौन सी विधि है? तो बधाई की जो है कौन सी विधि जो विधियाँ है तो वो कौन सी हो जाती है? तो किस क्षेत्र की जो है ये विधि हो जाती है आपकी? विधा जो होती है, मतलब जो बधाई की जो विधा होती है वो किस क्षेत्र की हो जाएगी? 28 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो बुंदेलखंड का लोक संगीत हो जाता है ये बधाई। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है आपका 88 का। बात करते हैं 89 क्वेश्चन की। 89 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ से सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, कौन सा सही है? तो कूट में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सही बताना है कौन सा सही है आपका। तो यहाँ पर कनक भवन कहाँ पर हो जाता है? तो कनक भवन आपका होता है कहाँ पर? अयोध्या के अंदर होता है कनक भवन। और कामंदिर गिरी पर्वत कहाँ पर है? तो यह आपका कहाँ पर है? चित्रकूट में हो जाता है। और कालिंजर दुर्गापुर कहाँ पर हो जाता है? तो यह आपका कहाँ पर? बांदा में हो जाता है। और देवी शरीफा कहाँ पर हो जाता है? तो बाराबांकी में हो जाता है। तो पहले का आपका कौन सा हो जाता है? चौथा। और बी का कौन सा हो जाता है आपका? बी का हो जाता है तीसरा। और सी का कौन सा हो जाता है? सी का होता है आपका दूसरा। और डी का कौन सा हो जाता है आपका? पहला। तो देख लेंगे 43-21। तो 43-21 किस में आता है? तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 90 की। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है? तो उत्तर मध्य क्षेत्र जो आपका सांस्कृतिक केंद्र किसके अंतर्गत आता है? तो 90 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा आपका? तो प्रयागराज के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 90 का। 91 की बात करें तो 91 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जो है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत हो जाती है, दूसरी तरफ स्थान हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? चौरसिया गुम्बाद कहाँ पर है? चौरसिया गुम्बाद कहाँ पर हो जाती है? तो आपकी जालौन में हो जाती है। कहाँ पर? जालौन के अंदर। जामा मस्जिद कहाँ पर है? तो जामा मस्जिद आपकी मुरादाबाद में हो जाती है। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो बौद्ध स्तूप हो जाते हैं कुशीनगर में। और कामंदनी पर्वत कहाँ पर हो जाता है आपका? तो चित्रकूट में हो जाते हैं। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले का चौथा, तो पहले का चौथा, तो ये पहला और आपका तीसरा तो कट जाते हैं। और बात करते हैं ये दो बचे। अब दूसरा का तीसरा देख लेते, दूसरे का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 92 क्वेश्चन की। 92 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किन दो शहरों से जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो किन दो शहरों से जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो जल्दी आंसर बताएंगे। 92 का क्या हो जाएगा आपका? तो आगरा और इलाहाबाद से जोड़ने के लिए जो है जो यमुना एक्सप्रेस वे है इसे जोड़ने के लिए बनाया गया है। अब आगे बात करते हैं, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो 165.53 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 165.53 किसकी? यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा और आगरा तक की। कहाँ से? ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक की। अब आगे बात करते हैं 93 क्वेश्चन। 93 है, 93 की बात करते हैं। 93 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र
क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र वो क्षेत्र बताना है जहाँ पर तांबा पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो ललितपुर में सिर्फ आपका तांबा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 93 क्वेश्चन का। 94 की बात करें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? तो मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी कौन करता है? तो आपका लखनऊ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाता है आपका 94 क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं 95 क्वेश्चन की। 95 उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश जो है सुरमा उद्योग के लिए कहाँ प्रसिद्ध हो जाता है? तो ये बरेली हो जाता है सुरमा उद्योग के लिए। तो ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, जैसे सुरमा उद्योग आपका बरेली हो जाता है। ब्लैक पॉटरी उद्योग कहाँ के लिए फेमस है? तो आजमगढ़ के लिए। और कत्था उद्योग कहाँ के लिए? बरेली। और बांसुरी उद्योग कहाँ के? पीलीभीत के लिए। और प्लाईवुड उद्योग कहाँ के लिए? सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद या बिजनौरा भी हो सकता है आपका। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुछ। 96 की बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रथम नियत संवर्धन औद्योगिक जो उद्यान स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था? कौन सा? प्रथम नियत संवर्धन औद्योगिक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर है ये? बृहत्तर नोएडा। कहाँ पर? नोएडा के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है 96 का आंसर सही। बात करते हैं 97 क्वेश्चन। 97 ब्लैक बॉटरी के लिए जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन टैग में जो है उत्तर प्रदेश में से निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? कौन सा? ब्लैक पॉटरी के लिए जो जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन जो टैग है वो किस क्षेत्र के लिए हो जाता है? तो 97 का आंसर जल्दी बताएंगे तो क्या हो जाएगा? निजामाबाद के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाता है सही 97 का। 98 की बात करें, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का बताना जो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा आलमबाग में जो है आपका जो बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा आपका। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आलमबाग कहाँ पर पड़ता है? ये लखनऊ के अंदर पड़ता है आपका। बात करते हैं 99 क्वेश्चन की। 99 क्वेश्चन है आपका, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है किसका किया जाता है? तो आम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 99 का। 100 की बात करें, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो कौन सी फसल है आपकी जो दलहनी जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो कौन सी हो जाएगी? आपका चने का उत्पादन या जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक हो जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 100 का। यहाँ पर जो है हमने आपको जो 100 क्वेश्चन जो है करा दिए आपको इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, जिसमें 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के थे, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के थे और 20 क्वेश्चन आपके किसके थे? यूपी जीके के थे। तो आपके टोटल 100 नंबर का हो जाता है ये पूरा पेपर। आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने नंबर आपके सही गए, कितने नंबर बैठे आपके और कितने आपके गलत हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन भी गिनकर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे और कितने गलत थे। लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इस चैनल पर जो है आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो